एवरीवन। तो अपन आज यार इसको शुरू नहीं किया मैंने। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने कर दिया था स्टार्ट वाला। 28। हेलो बच्चों, तो 28th वाले मेजर का सॉल्यूशन जो है फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट का अपन लेके आए हैं। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में वो था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सबशेल हैविंग ms, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। स्पिन क्वांटम नंबर ms के बारे में अपने को बताना है। स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ -12, वैल्यू, अरे यार हेलो बच्चों, तो 28th वाले मेजर का सॉल्यूशन अपन लेके आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट का। तो वन बाय वन देखते हैं। ये फुल सिलेबस टेस्ट था। ठीक है, तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था अपने पास वो था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सबशेल्स हैविंग ms यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर s है। ये वैल्यू ऑफ -12 फॉर n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 यानी कि अपने को फोर्थ शेल में बात करनी है। ठीक, तो फोर्थ शेल में अगर अपन बात करें कि फोर्थ शेल में पूरा डिटेल में जाएं या डायरेक्टली बोलें कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n² होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन एक कंडीशन और है अपने पास कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -12 होनी चाहिए। तो अपने को पता है कि जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें कंप्लीटली भरने के बाद, उसमें आधे इलेक्ट्रॉन जो हैं 16 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -12 होगी और बाकी बचे हुए आधे इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 होगी। तो दोनों कंडीशंस अगर अपन लगाएंगे n इक्वल टू 4, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी -12 वाले कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 बोला हुआ है मेटल X, एक मेटल है X, इट डिस्प्लेसेस निकल फ्रॉम द निकल सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि मेटल X को जब अपन निकल सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये निकल को डिस्प्लेस कर पा रहा है। सॉल्ट किसका बन रहा है, मेटल X का बन जा रहा है। ठीक, इसका मतलब मैं इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि मेटल X जो है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसकी रिएक्टिविटी जो है निकल से ज्यादा है, निकल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। बट डज नॉट डिस्प्लेस मैंगनीज फ्रॉम द मैंगनीज सल्फेट। अगर इसी मेटल X को आप मैंगनीज सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये मैंगनीज सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, यानी कि कोई रिएक्शन यहां पे नहीं हो पाती, कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। इसका मतलब ये जो मेटल है X, ये मेटल मैंगनीज की तुलना में क्या है, कम रिएक्टिव है, यानी कि मैंगनीज ज्यादा रिएक्टिव है X की तुलना में और निकल कम रिएक्टिव है S की तुलना में। अब देखते हैं अपने को कंपेयर क्या करना है। What is the correct order of their reducing power? रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है कि कौन सा मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन इजीली चीजों को इजीली रिड्यूस कर पाएगा, कौन रिड्यूस कर पाता है, वो मेटल जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या उसकी रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपने को पता है कि रिएक्टिविटी मेटल के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि एक्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो है वो निकल से ज्यादा है और मैंगनीज से कम है। तो इन दोनों को अगर कंक्लूड करूं मैं तो ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब मैंगनीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, उसके बाद एक्स और निकल, इन तीनों में से ये करेक्ट ऑर्डर अपने पास होना चाहिए। अब इस ऑर्डर को अपन देखते हैं तो कौन से ऑप्शन में, मैंगनीज देन एक्स देन निकल, ऑप्शन नंबर 3
इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर में गिवन है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। आगे बोला वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मेथेनॉल का एक सॉल्यूशन बनाना है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको गिवन है। मेथेनॉल का जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी 0.25 मोलर है मेथेनॉल, और वॉल्यूम कितना है इसका 2.5 लीटर है। ठीक, तो यहां से मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो मैं बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ मेथेनॉल जो होंगे इस सॉल्यूशन में, मोल्स कैसे निकाल सकते हैं अपन, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, which is molarity is 0.25 multiplied by volume is 2.5 लीटर में ही है। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 25 होता है 625, तो ये कितना आ जाएगा 0.625 मोल्स। इतने मोल्स अपने पास किसके आगे, मेथेनॉल के आगे। अगर इस मोल से अपन कैलकुलेट करना चाहें इसका मास, क्योंकि अपने को डेंसिटी गिवन है और फाइनली पूछा क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल अपने से पूछा गया है, मेथेनॉल का कितना वॉल्यूम अपन मिला है। यहां पे अपने पास मोल आ गए, मोल से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मास। मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इट विल बी मोल्स 0.625 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मेथेनॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा, मेथेनॉल का मोलर मास यहां से 32 ग्राम हो जाएगा। तो इतना ग्राम क्या होना चाहिए इस सॉल्यूशन में, ये मेथेनॉल का मास होना चाहिए। अब मास नहीं पूछा हमसे, इस मेथेनॉल की डेंसिटी अपने को गिवन है 0.793, तो इससे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, तो मास इज 0.625 इंटू 32 एंड वॉल्यूम डेंसिटी। यहां पे एक चीज और ध्यान देना है, ये मास जो है ग्राम में है, डेंसिटी अपने पास किलोग्राम पर लीटर में है। तो किलोग्राम पर लीटर को मैं अगर ग्राम पर ml में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग इतना ही हो जाएगा, 0.793 किलोग्राम के लिए 1000 ग्राम अपॉन लीटर के लिए 1000 ml। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यही वैल्यू आएगी ग्राम पर ml में भी, तो डिवाइडेड बाय 0.793। इतना ये वॉल्यूम किस में, ये डेंसिटी किस में, ग्राम पर ml में, तो यहां से वॉल्यूम किस में आएगा अपने पास, ml में आएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 0.793 है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 0.8 मान सकता हूं, तो 0.625 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 0.8, इतना ml वॉल्यूम अपने पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ये 0.8 जो है ये 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 6 24 होता है, एक जीरो और है, मतलब आंसर जो है नियर अबाउट 24 या इससे स्लाइटली ग्रेटर आना चाहिए। इतना आइडिया भी अपने को आंसर तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट है। 24 के नियर अबाउट आंसर कौन सा दिख रहा है मुझे, 25.22। तो इस बेसिस पे अपन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो लिटिल बिट अप्रोक्सीमेशन आप कैलकुलेशन करते टाइम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0.793 को 0.8 ले लिया, तो ऐसी कैलकुलेशन करके, ऐसे अजम्पशन लेके, थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके आप अपना टाइम बचा सकते हैं या कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं। बट ध्यान रहे ऐसा तभी करें जब ऑप्शंस आपके क्या हो, दूर दूर हो। अगर ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ही कम हो तो ऐसा ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन से ग्राफ जो हैं वो करेक्ट हैं। यहां पे कुछ ग्राफ अपने को गिवन है, अपने को बताना इनमें करेक्ट कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला ग्राफ को देखते हैं, हाफ लाइफ एंड आर नोट, हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बोलो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज 0.693 या ln2 अपॉन के, और हाफ लाइफ पे ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये ग्राफ सही है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि ये कांस्टेंट होता है। सिमिलरली सेकंड ग्राफ भी हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, हाफ लाइफ जो है चेंज हो रहा है। अपने को पता है, अभी अपन ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये क्या होगा, ये गलत होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम दिया गया है। यहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब कुछ बच्चे यहां पे गड़बड़ कर सकते हैं क्या, कि सर ऐसा लिखते हैं अपन C एट टाइम t इज इक्वल टू C नोट e की पावर माइनस KT, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है। बट ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन बेटा रिएक्टेंट की होती है, ना कि प्रोडक्ट की। यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होनी चाहिए थी, इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाला ग्राफ जो है किसके बीच में दिया हुआ है, लॉग ऑफ आर नोट अपॉन आर वर्सेस टाइम। तो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन एक रिलेशन ऐसा भी लिखते हैं, KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ C नोट अपॉन C एट टाइम t, C नोट अपॉन C एट टाइम t। तो log ऑफ R नोट अपॉन R, यानी कि ये C नोट अपॉन C एट टाइम t का log, ये वाली टर्म है y एक्सिस पे, और टाइम जो है वो कहां पे है, x एक्सिस पे। मैं इस 2.303 वाले फैक्टर को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूं, k अपॉन 2.303 इंटू t इज इक्वल टू log C नोट अपॉन C एट टाइम t। तो ये y एक्सिस पे है, टाइम t जो है वो x एक्सिस पे है, तो ये क्या बन जाएगा इस ग्राफ का स्लोप, y इज इक्वल टू mx। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसकी स्लोप कितनी होगी, k अपॉन 2.303। तो ये स्ट्रेट लाइन ही गिवन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप भी इतनी गिवन है, यानी कि ये ग्राफ क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट कौन कौन से मिले अपने को, ए और डी। ए और डी देखो कौन से ऑप्शन में, ए बी बी सी सी डी, ए एंड डी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने को पता होने चाहिए ताकि अपन इजीली ग्राफ को आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा या लॉगरिथमिक ग्राफ बनेगा, किस टाइप का ग्राफ बनेगा उसको अपन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ध्यान देना, इलेक्ट्रोलिसिस जो है दो टाइप से किया जाता है, या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट जनरली नहीं करती है, या फिर अपन नॉन इनर्ट जो अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स होती है, मेटल इलेक्ट्रोड्स होती है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अपन कॉपर मेटल यूज कर रहे हैं, कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी देखना है अपने को, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अपन मेटल्स, ये इलेक्ट्रोड्स किसके यूज कर रहे हैं, कॉपर मेटल के ही यूज कर रहे हैं। ये भी कॉपर मेटल का है, ये भी कॉपर मेटल का है। सॉल्यूशन में क्या चीजें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है एंड वाटर प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है और H2O है। ठीक, अब जैसे ही अपन इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बोलते हैं अपन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड जो है ये क्या होता है, एनोड होता है। ठीक, अब अपने को पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक, अब अपन यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले तो मैं देखूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज मेरे पास हैं। ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से। तो जो कैटायन है कॉपर आयन वो जाएगा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। जो एनायन है सल्फेट आयन वो जाएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और जो H2O है ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे दोनों ही केसेस में एनोड पे भी और कैथोड पे भी प्रेजेंट रहेगा। यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है, या तो सल्फेट आयन का हो सकता है या फिर H2O का हो सकता है। ठीक, कैथोड पे रिडक्शन किस किस का हो सकता है, या तो कॉपर आयन का रिडक्शन हो सकता है या फिर H2O का रिडक्शन हो सकता है। ऐसा जनरली करते हैं अपन जब हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब इसमें एक बात और ध्यान आपको ये रखनी थी कि इस बार इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट नहीं है अपने पास। ठीक, तो यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर की भी ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, और कॉपर के रिडक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पे ऑब्वियसली नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन का मतलब हो गया कॉपर को आप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएं। मेटल्स कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाती। तो वहां पे आपको ऑल्दो कॉपर प्रेजेंट है बट कॉपर को कंसीडर करने की जरूरत आपको ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अपने को इन तीन स्पीसीज को कंपेयर करना है, ऑक्सीडेशन H2O का, कॉपर का और सल्फेट का। या तो आपको एग्जैक्टली डेटा पता हो, जो कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होती है, बट हाँ हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया जरूर होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल, तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका SOP क्या होता है, ज्यादा होता है, या फिर मैं बोलूं जिसका SRP क्या होता है, कम होता है। ठीक, जिसका SOP ज्यादा होता है या फिर SRP किसका, जिसका कम होता है। यहां पे एक तो है अपने पास कॉपर मेटल, जनरली अगर सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, इस टाइप के आयंस जो हैं दोज आर कंसिडर्ड टू बी इनर्ट आयन, तो आप इनको ऐसा बोल सकते हैं कि सल्फेट यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि या तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक, तो या तो कैथोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, या फिर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा,
तो कॉपर के ऑक्सीडेशन से कॉपर आयन बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपने को ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, तो इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए। अब एक बात ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमेशा अपन एसआरपीज की वैल्यू देखते हैं। तो यहां पे वाटर का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो वाटर का कंपैरिजन कहां से होगा, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कॉपर जहां पे कॉपर मेटल प्रेजेंट है या कॉपर आयन वाला रिडक्शन प्रेजेंट है। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर आता है, और ऑक्सीजन जो है वो इससे नीचे आता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इनकी रिलेटिव पोजीशन। अब अपने को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होता है, एसओपी जो है वो कम होता है और एसआरपी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो अपने को क्या देखना है, ज्यादा एसओपी देखना है। तो ज्यादा एसओपी ऑब्वियसली किसका मिलेगा मेरे को, कॉपर का। यानी कि मैं क्या बोलूंगा, यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कॉपर वाली रिएक्शन होगी, ठीक। तो एनोड पे तो क्या होना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना है, कॉपर मेटल जो है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो डिसॉल्व होगी। सिमिलरली कैथोड पे देखते हैं, कैथोड पे दो चीजें हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कैथोड पे अपने पास। एक तो कॉपर आयन का रिडक्शन हो सकता है, सॉरी, या तो हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, या तो जस्ट अ सेकेंड, यस, या तो कॉपर आयन का रिडक्शन हो सकता है, तो इससे कॉपर मेटल बनेगा, या फिर H2O का रिडक्शन हो सकता है। H2O के रिडक्शन से बेटा हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक। इस बार अपने को क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं किसको किसको देखूंगा, कॉपर कहां पे है और H2O कहां पे है। अब H2O, ये वाला H2O कौन सा होगा, ये वाला H2O होगा जो मंजन के बीच में आता है। मंजन कहां पे, जहां पे ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, मैंगनीज और जिंक के बीच में H2O आता है। यहां पे ये H2O का रिडक्शन पोटेंशियल यहां से कंपेयर किया जाएगा। फिर नीचे अब हम चलते हैं तो हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन से नीचे क्या आता है, कहीं ना कहीं कॉपर आता है। हमको क्या देखना है, किसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा बेटा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। एसआरपी किसका ज्यादा होगा, डाउन द टेबल आने पे, डाउन द लिस्ट आने पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको पता है एसआरपी बढ़ता है। तो एक तो हमको देखना है वाटर, एक हमको देखना है कॉपर। ऑब्वियसली ज्यादा एसआरपी किसका मिलेगा, कॉपर का। यानी कि यहां पे भी रिएक्शन कौन सी होने वाली है, यहां पे भी रिएक्शन जो है कॉपर का डिपोजिशन ही होने वाली है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला हमको, एनोड पे क्या होना है, एनोड पे कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कॉपर का ही रिडक्शन होगा, ठीक है। अब क्या गिवन ऑप्शन है अपने पास, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, तो ये बात बिल्कुल सही है। कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, कॉपर मेटल जो है डिसॉल्व हो रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड एट एनोड, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं, कॉपर का ऑक्सीडेशन यहां पे होगा। तो ये बात क्या है, गलत है। डी, कॉपर विल डिपॉजिट एट एनोड, एनोड पे डिपोजिशन नहीं होता, एनोड पे क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होती है। तो ये भी बात क्या है, गलत है। यानी कि सही कौन है यहाँ पे, ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स PQR मोल्स ऑफ ABC गैस रेस्पेक्टिवली, टोटल वॉल्यूम इज V लीटर, XA, XB, XC are the mole fraction of ABC respectively. What is the relation, which relation is this wrong? गलत रिलेशन अपने को बताना है। क्या दिया हुआ अपने को बोला हुआ है एक कंटेनर जिसमें 3 गैसेस है, A, B और C। A के P मोल्स हैं, B के Q मोल्स हैं और C के R मोल्स हैं। ऐसा रिलेशन अपने को दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन A के XA है, मोल फ्रैक्शन B के XB है, और मोल फ्रैक्शन C के क्या है, XC है। XA, XB, XC इनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन है। अपने को सभी को पता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ओके, बोला हुआ कौन सा रिलेशन यहाँ पे गलत है। तो सबसे पहला देखते हैं XA, A के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, A के मोल्स अपॉन टोटल, टोटल इज P प्लस Q प्लस R, ABC तीनों के। तो ये बात क्या है, ये तो सही रिलेशन है, अपने को रॉन्ग वाला बता रहा है, इस बात पे ध्यान देना है। सेकंड दिया हुआ XB प्लस XA प्लस XC, यानी कि तीनों गैसेस का मोल फ्रैक्शन का सम, किसी भी मिक्सचर में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा ही कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये रिलेशन भी क्या है, सही है। थर्ड रिलेशन देखो, XB प्लस XC, XB प्लस XC का रिलेशन बताना है। तो XB कैसे लिखोगे, B के मोल्स अपॉन टोटल, P प्लस Q प्लस R। XC कैसे लिखोगे, C के मोल्स अपॉन टोटल, P प्लस Q प्लस R।
और दोनों को ऐड करूंगा तो ये ऑब्वियसली R प्लस क्यू या Q प्लस R अपॉन P प्लस Q प्लस R, यानी कि ये रिलेशन भी क्या है, सही है। तीसरा रिलेशन XA माइनस XB माइनस XC इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शंस का सम जो है वो क्या होता है, 1 होता है। अभी अपन ने यहाँ पे देखी तो ऑब्वियसली ये रिलेशन क्या है, गलत है। ये रिलेशन गलत है तो अपना आंसर क्या जाएगा, फिर 4th ही चला जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। एसिटिक एसिड को अपन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किससे, NaOH से। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो अपने को पता है कि सॉल्ट एंड वाटर यहां पे बन जाएगा। ठीक, pH ऑफ फॉर्म्ड सॉल्यूशन, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो ना तो ये बचा ना ही ये बचा, अपन ने NaOH उतना ही मिलाया कि इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्ट रहेगा। अब सॉल्ट जब भी एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो अपन बोलते हैं कि सॉल्ट में अंडरगो हाइड्रोलिसिस। उसके लिए अपने को टाइप ऑफ सॉल्ट देखना होता है, कैसा टाइप ऑफ सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना हुआ सॉल्ट है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉरी से न्यूट्रलाइजेशन से बना हुआ सॉल्ट है। पीएच कितनी होगी, 7, लेस देन 7, मोर देन 7, कैन नॉट से एनीथिंग। तो अपने को पता है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी की चलती है, बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इस सॉल्यूशन की पीएच ओवरऑल क्या मिलेगी अपने को, मोर देन 7। या अपन ये भी बोलते हैं कि इस सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ठीक, तो पीएच विल बी मोर देन 7। अगर अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं तो मोर देन 7, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज करेक्ट फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन गिवन है अपने को, कौन सा करेक्ट है, हाइड्रोजन क्लोरीन से HCl गैस बन रहा है प्लस x किलोजूल एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस लगा के लिखा हुआ है तो अपने को पता है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इससे HCl लिक्विड बन रहा है प्लस y किलोजूल एनर्जी रिलीज हो रही है अगेन। ठीक है, अपने को रिलेशन x और y के बीच में बताना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे x और y अपने को पता है इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात आए तो यहाँ पे साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ x और y को कंपैरिजन। अगर डेल्टा H लिख के मैं इसके लिए इसके रिएक्शन को डेल्टा H01 बोल देता हूं तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, -x होगा। अगर इसकी एंथैल्पी को मैं डेल्टा H02 बोलूं तो दिस विल बी -y। अब दो टाइप के क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे जनरली बनते हैं, या तो वो कंपेयर करवाए आपको डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को, या फिर x और y जो एंथैल्पी की न्यूमेरिकल एंथैल्पी चेंज की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको कंपेयर करवाए। तो अगर एंथैल्पी चेंज की न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन आपको कंसीडर नहीं करना है, लेकिन अगर डेल्टा H का कंपैरिजन करवाए तो यहाँ पे विद साइन आप इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, ऑब्वियसली यहाँ पे x और y में रिलेशन लिखा हुआ है तो साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अब आते हैं अपन कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। अपने पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, इससे क्या बन रहा है, HCl गैस बन रहा है। इस प्रोसेस में, ये पहला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, x अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड, राइट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इसी को मैं फर्दर 2HCl गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो अपने को पता है गैस से लिक्विड, गैस टू लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पे भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेट्स से ए अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज ही होगी। मेरे को पता है ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन क्लोरीन गैस से लिक्विड बनता तो कितनी एनर्जी रिलीज होती, ये x और a जो है ये ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे। मैं बोल सकता हूं यहाँ पे अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे कितनी y अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। अपने को इस x और y को कंपेयर करना विदाउट साइन, विदाउट साइन कि कौन सी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी ज्यादा बड़ी होगी। तो अपने को पता है कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा हेस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये वैल्यूज क्या जाएंगी, y वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है किसकी तुलना में, x की तुलना में। तो मैं बोल सकता हूं कि y की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, अपने को ज्यादा मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं बोलूं इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H01 और इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H02, अगर डेल्टा H01 और 2 को कंपेयर करवाया जाए तो फिर अपन विद साइन इन डेल्टा HS को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बट ये ग्रेटर वैल्यू है तो ये मोर नेगेटिव, मतलब ये लेसर वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा H02 विल बी लेस एज कंपेयर टू डेल्टा H01।
और इसी चीज में अगर सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू करना है अपने को, तो अपन क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। एक्स और वाई का कंपैरिजन में क्या मिला, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो वाई किसमें ग्रेटर देन एक्स है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, 4 हाइड्रोजन एटम से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहे हैं एंड एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है -869.6 किलो जूल। ठीक है, पूछा क्या है अपने से, व्हाट इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड। एच बॉन्ड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि किस में होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होता है, राइट। अगर इसको बॉन्ड को डिसोशिएट किया जाए तो बॉन्ड एनर्जी अपन डिफाइन कैसे करते हैं कि बॉन्ड डिसोशिएट करके अपन क्या बना रहे हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब इसका डेल्टा एच अपने को बताना है। तो इसका डेल्टा एच कैसे बताएं, क्या इस रिएक्शन से आप गिवन रिएक्शंस, ये वाली रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे अपने को करने चाहिए, एक तो हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में आएगा तो रिवर्स करूंगा मैं, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ भी करूंगा, तो रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, -869 से +869.6 हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ये वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन देख के डायरेक्टली पता लग रहा है मेरे को कि इसका हाफ करूंगा तो 400 के आसपास वैल्यू आएगी और वो भी प्लस में आएगी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr क्रिस्टल। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है या एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया हुआ है। AgBr एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जो शॉर्टकी भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, तो शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी के बारे में अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते, जनरली जो ग्रुप 1 के एल्कलाई, ग्रुप 1 नहीं सॉरी, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली किस टाइप का, इसी टाइप का डिफेक्ट, ये पॉइंट डिफेक्ट शो करेंगे। तो ए एंड बी कौन से ऑप्शन में है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन में, इसका आंसर करेक्ट क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देखें, इन कंपैरिजन ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से पढ़ना बेटा, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, मतलब बात किसकी हो रही है, डेल्टा टीएफ की हो रही है, बात डेल्टा टीएफ की हो रही है, विच इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कंपैरिजन करना हो तो हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन। किससे कंपेयर करना है, 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन से। अगेन कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह पे क्या है, 0.01 ही है, तो मैं बोल सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इट विल डिपेंड ओनली ऑन वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज के लिए कितना होता है, ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर जो है, इट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, तो इसके लिए 1 होता है। MgCl2, MgCl2 एक सॉल्ट है, मैं ये बोल सकता हूं कि ये ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएट होगा, इससे 3 आयन बनेंगे, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर अपन कंपेयर करें, एक का वांट ऑफ फैक्टर 1 है, एक का 3 है, तो मैं बोल सकता हूं कि जिसका 3 है वो 1 वाले के कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया, क्योंकि डेल्टा टीएफ अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे ही डिपेंड कर रहा है, वांट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो MgCl2 वाले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू लगभग 3 गुना होगी, किससे, ग्लूकोज से। तो इट इज अबाउट 3 टाइम्स एज कंपेयर टू ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन। ये बात ध्यान देना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अपने को कंपेयर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक असर्शन रीजन है, ठीक, पहला असर्शन क्या दिया हुआ है, एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, इम्प्रेग्नेटेड विद कोलोइडियन सॉल्यूशन स्टॉप्स द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। ये बात सही है, एक प्रोसेस है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन नॉन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको कोलोइडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिसकी वजह से पोर साइज कम हो जाता है और ये कोलोइडल पार्टिकल्स को पास नहीं होने देता। ये वही कोलोइडियन सॉल्यूशन है विच इज 4% नाइट्रोसेलुलोज इन मिक्सचर ऑफ ईथर एंड एल्कोहल। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोलोइडल पार्टिकल्स को ऐसा करने के बाद ये पास नहीं होने देते। इसमें एक और चीज होती है, जो होती है कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में भी डिप करते हैं, बट वो किस लिए करते हैं, सिर्फ इसकी हार्डनिंग करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कोलोइडियन सॉल्यूशन से, इससे अपन बोलते हैं कि पोर साइज जो है, नॉर्मल फिल्टर में पोर साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो फिल्टर पेपर अपने को तैयार करना है
उसमें कोलोडियन में डिप करने पे उसका पोर साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, रीजन देखते हैं। पोर साइज ऑफ द फिल्टर पेपर बिकम्स मोर देन द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। ये बोल रहे हैं कि इट बिकम्स मोर देन, मोर का मतलब क्या हो गया कि और बड़ा हो गया पोर साइज, बट कोलोडियन सॉल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, पोर साइज को रिड्यूस करता है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ये उल्टा बोल रहा है। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन क्या है, गलत है। ठीक, ऐसा ऑप्शन देखो, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is true about the following decomposition? KClO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, हमको बताना है क्या क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस है अपने पास 2KCl + 3O2। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे बताते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। पोटेशियम इज इन +1, ऑक्सीजन को जनरली अपन -2 में मानते हैं, इसके लिए अगर मैं +x मानूं और +x के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा तो +1 + x और 3 ऑक्सीजन तो -6 = 0, x कितना आएगा, +5। यानी कि क्लोरीन यहाँ पे +5 में है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है और पोटेशियम +1 में है। इधर देखते हैं KCl, पोटेशियम +1 में है तो ऑब्वियसली क्लोरीन किस में हो जाएगा, -1। O2 फ्री स्टेट है 0, किस किस में चेंज आया, क्लोरीन जो है +5 से -1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन जो है -2 से किस में जा रहा है, 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, पोटेशियम में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे, तो पोटेशियम एक तरह से क्या है, यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन है, मतलब ये बात क्या है, गलत है। क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, +5 से -1, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है, ये बात सही है। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन जो है -2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन नहीं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, नन ऑफ द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो यहाँ पे हो रहा है और ये कैसी है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन भी है ये। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ अपना, आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड वन विल बी द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक असर्शन रीजन है, असर्शन है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम, ये बात कतई सही नहीं है, क्योंकि अपन बोलते हैं ऑर्डर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जबकि मॉलिक्युलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन का हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाएगा, तो ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अपन ये बोले हमेशा दीज आर सेम, तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। रीजन, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्युलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप, तो ये बात सही है। ऑर्डर जो है हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है और मॉलिक्युलरिटी जो है दैट इज सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोई भी एक एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्युलरिटी अपन इस बेसिस पे बता सकते हैं। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट है, बस असर्शन क्या है, गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऐसा पार्ट जिसको अपन कई बार इग्नोर कर जाते हैं, है ना, वहां से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। लेक्लांसे शेल, लेक्लांसे शेल क्या होता है, एक ड्राई सेल होता है, ठीक है ना, प्राइमरी सेल होता है, जिसमें कॉलम 2 में कुछ रिएक्शंस गिवन है, सेल रिएक्शन ये होती है। तो लेक्लांसे में क्या होता है, सेल रिएक्शन में मैंगनीज का रिडक्शन होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन मेरे को किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। रिएक्शन एट एनोड विल बी जिंक से जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिचार्जेबल नहीं होते, does not involve any ion in solution and used for hearing aids, hearing aids में ये यूज नहीं होते हैं, ये अपना घड़ी वाला सेल है ना, तो अपन मैं इससे मैच नहीं करूंगा। ठीक, निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी क्या होती है, निकल कैडमियम बैटरी जो है ये एक ऐसी बैटरी है जिसमें निकल और कैडमियम मेटल यूज करते हैं अपन, और ये रिचार्जेबल होती है, सेकेंडरी सेल है ये, तो सी को मैच कर सकता हूं। इसमें ना ये रिएक्शन होती है, ना ही इसको हेयरिंग एड्स में यूज करा जाता है ना, और ना ही इसमें कंबशन होता है, जिंक भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, निकल और कैडमियम इन्वॉल्व होता है। ठीक, थर्ड, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है, ऐसे सेल जो डायरेक्टली कंबशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, तो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई को भी मैच कर सकता हूं, और अपने को पता है कि सॉरी किसको मैच करना है, फ्यूल सेल को मैच करना है यहाँ पे,
तो फ्यूल सेल को मैं ई से भी मैच कर सकता हूं और फ्यूल सेल को मैं मैच कर सकता हूं। अपने को पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में ये रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बनता है, ठीक है। तो मैं ए से भी मैच करूंगा, मैं ई से भी। मर्करी सेल क्या होता है? मर्करी सेल ही वो चीज है जो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करते हैं और ये हियरिंग एड्स में भी काम आता है। इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई भी एक्वस चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट में क्या मैच किया अपन ने? डी। 1 में डी 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 एक ही ऑप्शन है। अच्छा, आंसर अपना यहीं पे आ गया। बाकी भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकंड में इट इज रिचार्जेबल, सी, ये भी सही है। थर्ड में फ्यूल सेल ए या ई, तो ए दिया हुआ है, ये बात सही है। ए एंड ई बोथ दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ में दिस इज मर्क्यूरी सेल, इट इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, ये भी बात सही है। यानी कि आंसर क्या था? सेकंड ही था। तो अगर आपको लैग्रांज से शेल के बारे में भी क्लैरिटी थी तो आंसर आपका यही आ गया था, ठीक। ओके, नेक्स्ट 95 असर्शन रीजन है। अगेन असर्शन है, इन डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एडिशन ऑफ हीलियम at equilibrium increases the dissociation of PCl5। कांस्टेंट प्रेशर पे ये रिएक्शन है, PCl5 का डिसोसिएशन है, गैस, इट इज गैस। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अपन कोई भी इनर्ट गैस ऐड करते हैं, हीलियम यहाँ पे क्या है? एक तरह से इनर्ट गैस है, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसा कर रहे हो अगर, ठीक, दो बातें होती हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर गैसियस मोल्स, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर गैसियस मोल्स। मोर गैसियस मोल कौन से हैं? फॉरवर्ड साइड में है, ठीक। और फॉरवर्ड साइड में जाने का मतलब हो गया अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा, PCl5 ज्यादा डिसोशिएट होगा। तो यही बात यहां पे बोल रहा है, इट इंक्रीजेस द डिसोशिएशन ऑफ PCl5, यानी असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन देखो, हीलियम रिमूव्स क्लोरीन फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्शन। फील्ड ऑफ एक्शन मतलब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। फील्ड ऑफ एक्शन इज दिस कंटेनर बेसिकली। तो ये बोल रहा है कि हीलियम जो है वो क्लोरीन को रिमूव कर देता है। ये बात गलत है, हीलियम क्लोरीन को रिमूव नहीं करेगा। हीलियम यहाँ पे क्या है? हीलियम एक तरह का इनर्ट गैस है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ये शो नहीं करेगा। हीलियम क्या करता है? इसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए था कि जब अपन हीलियम ऐड करेंगे तो टोटल गैसियस मोल्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। टोटल गैसियस मोल्स बढ़ने की वजह से कंटेनर के अंदर या तो प्रेशर बढ़ना चाहिए या फिर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। बट अपन प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है PCl5 PCl3 Cl2, वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने पे गैस मूव्स टुवर्ड्स मोर गैसियस मोल्स, या प्रेशर कम हो गया, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर प्रेशर वापस बढ़े, मतलब मोर गैसियस मोल्स। इसीलिए ये रिएक्शन कहां जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो रीजन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आंसर की आपको गिवन है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। एक बार फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर देखें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं एक पेपर का डिस्कशन लेके, जो अपना 28 को हुआ था। अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, बैलेंस पेपर था। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और काफी चीजें सीखते हैं इससे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, द आयुपैक नेम ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नेमिंग से आने वाला बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आप किसी कंपाउंड का आयुपैक नेम लिखते हैं तो स्टेप नंबर 1 ध्यान रखिएगा, पेपर में भी ध्यान रखिएगा इस बात को। नंबर 1 आपको पीसीसी का सिलेक्शन आना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 नंबरिंग, और पीसीसी जो चलती है वो चलती है टर्मिनल टू टर्मिनल, क्लियर। तो अगर अपन बात करना चाहें, इसमें आखिरी कार्बन यहां हो सकता है, आखिरी कार्बन यहां हो सकता है, आखिरी कार्बन यहां हो सकता है और आखिरी कार्बन यहां हो सकता है। बट आपको फंक्शनल ग्रुप पीसीसी में लेना है तो फिर इस टर्मिनल से शुरू करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां से हम पीसीसी क्या करेंगे? शुरू। और डबल बॉन्ड को भी अगर आपको अपनी पीसीसी में इंक्लूड करना है तो फिर इस टर्मिनल तक आना पड़ेगा, यानी कि पीसीसी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक रहेगी। पीसीसी का सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क रहेगा वो रहेगा नंबरिंग का, और आपको नंबरिंग उस टर्मिनल से शुरू करनी है जिस टर्मिनल से आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े? नजदीक पड़े, क्लियर। आप नंबरिंग यहीं पर 1 मत लिख देना। अगर आपने सीधा 1 यहां पर लिख दिया है
इसका मतलब आपको नंबरिंग का रूल मालूम नहीं है। नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल चलता है। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे 1, यहां से 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर आएगा। 2 ओ लाना चाहिए, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत ऑप्शंस की तरफ मूव कीजिए। देखिए यहां पर 5 होल है, 5 होल है, दोनों ऑप्शन यहीं पर आउट हो गए। क्लियर। फिर अगर अपन बात करें तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। और ये सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे सामने है इसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो आप बताइए यहां पर पहले क्या लिखा गया है, इथाइल, फिर क्या लिखा गया है, मिथाइल। तो आप जानते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है। ये दो ऑप्शन बचे अपने पास, इसमें से पहले कौन लिखा गया, मिथाइल, और फिर कौन लिखा गया, इथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं। Which of the following compound has S configuration? अब आपसे स्टीरियो का क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सीआईपी सीक्वेंस रूल अच्छे से आना चाहिए। सीआईपी सीक्वेंस रूल अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, नंबर 1, उसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, नंबर 2, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, नंबर 3, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, नंबर 4। याद रहे ये जो प्रायोरिटीज है ये सीआईपी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग असाइन की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बताइए 1 से कहां जाऊंगा मैं, 1 से जाऊंगा 2, 2 से कहां जाऊंगा 1, 1 से कहां जाना पड़ेगा 2, 2 से कहां जाना पड़ेगा 3। इस प्रकार से मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर, तो आंसर को चेंज करना पड़ेगा। आना चाहिए था एस, लेकिन आएगा क्या, आर। हमसे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, एस कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें, देखो ध्यान से, उन्हीं को ही घुमाया जा रहा है बार बार। तो प्रायोरिटी तो ऑलरेडी असाइन हो गई एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 3 और इसको प्रायोरिटी मिलेगी 4। इस प्रकार से हम जा रहे हैं। क्लियर, क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पर होती है तो जो आंसर आता है वही आंसर देना आपको। तो यहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, आर। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 2, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 3, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 4। तो 1 से कहां जाना पड़ेगा 2, 2 से कहां जाएंगे 3। पक्का, यस। ऐसा मूव करने पर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आंसर को आपको चेंज करना पड़ेगा, या सर ने जो भी आपको टेक्निक बताई होगी। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द गिवन ग्रुप्स इज। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। बेसिकली लॉजिक अब साइड में रह गए हैं, आपको वो सीरीज इनडायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर अपन बात करना चाहे, माइनस आई इफेक्ट लगाता है NO2। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहे तो कौन लगाएगा, Cn। और उसके बाद कौन लगाएगा, फ्लोरीन। और उसके बाद अगर अपन बात करना चाहे तो कौन लगाएगा, NH2। अब आप देख लीजिए किसमें है, सबसे आगे कौन सा होना चाहिए, सेकंड, और सबसे पीछे कौन होना चाहिए, थर्ड। तो सेकंड सबसे आगे किसमें है, सेकंड इन दोनों में ही सबसे आगे है, और थर्ड सबसे पीछे किसमें है, इसी में है, फोर्थ में। तो दिस विल बी द आंसर। तो आप जब घर पे क्वेश्चन करते हैं वो अलग टेक्निक होती है, पेपर में कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका और सबसे कम इसका, तुरंत आंसर निकाल के आप निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को और हम अच्छा बना सकते थे अगर आपको मल्टीपल चॉइस दे देते तो, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। एरोमेटिक ही नहीं पूछा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, इसमें ऑक्सीजन आ गया है। ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, इसमें भी कौन आ गया है, नाइट्रोजन। तो अगर अपन बात करें हाइड्रोकार्बन, हमारे पास दो ही बचे हैं, या तो फर्स्ट और या थर्ड। फर्स्ट वाला आप जानते हैं एरोमेटिक नहीं है, थर्ड वाला क्या है, एरोमेटिक है। आगे बात समझ में। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। इसमें कई बार बच्चे जल्दी के जो है चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देंगे। उन्होंने क्वेश्चन देखा एरोमेटिक, टिक यही मार के आगे बढ़ गए होंगे कि मिल गया मुझे एरोमेटिक। पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड आउट करना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन अगर अपन इसको कहना चाहें तो। आप जानते हैं स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्लियर।
और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों का जो मोनोमर होता है वो डी ग्लूकोज होता है। क्या होता है? डी ग्लूकोज होता है। एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन को उठाया गया है। और उसके अंदर अगर अपन बात करना चाहे तो जो अमाइलोज है वो कितना पार्ट बनाता है आपका? 20 पार्ट। और 80% जो पार्ट है वो कौन बनाता है? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करना चाहे तो अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और वो एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अमाइलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीमर जिसका मोनोमर कौन होता है? डी ग्लूकोज। आगे बात समझ में। और अमाइलोज पैक्टिन जो होता है, अमाइलोपेक्टिन, वो आपका एक ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। तो उसमें 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद होती है। एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से स्ट्रेट चेन बनती है जो कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और एक से ब्रांचिंग निकलती है जो कि 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें, बीटा बोल रहा है, बीटा नहीं होता है, अल्फा होता है, ये कैंसिल आउट हो गया है। ये बीटा बोल रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया है। अब अगर अपन बात करना चाहे तो बोलता है अल्फा डी ग्लूकोज हमारे सामने होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 1,4 एंड 1,4 से तो क्या बनता है? स्ट्रेट चेन। और ये बोल रहा है C2C6, नहीं, ये गलत है, 1C1C6 होता है। तो यहां पर अगर अपन बात करें, अल्फा डी ग्लूकोज बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से स्ट्रेट चेन बनती हुई चलेगी। क्या बनती हुई चलेगी? स्ट्रेट चेन बनती हुई चलेगी। और C1C6 से क्या बनती हुई चलेगी? ब्रांचिंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। जो बातें मैंने बोली हैं उनको एक बार रिकॉल कीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ, तो ये तो आपको मोनोमर सीधा याद रखना पड़ेगा। नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ, अगर अपन बात करें तो क्लोरोप्रीन। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। करेक्ट आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सीक्वेंस रिएक्शन इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर अपन बात करें, सबसे पहले देखिए मैं रिएक्शन को आगे बढ़ाता हुआ चलता हूं। ये हमारे सामने दिया हुआ इथेन, क्लियर। इथेन की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? रिएक्शन करवाई गई है Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आगे बात समझ में। अब आप समझिए, एल्केन की मात्र एक रिएक्शन दी गई है जो बार बार पूछी जाती है, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो जब भी एल्केन और हैलोजन दिखाई दे, H हटाकर X लगा देना है, H हटाकर X लगा देना है। और सामने अगर ब्रोमीन दिखाई दे तो सबसे पहले 3 डिग्री H हटाओगे, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ब्रोमीन के केस में, क्लोरीन के केस में ऐसी बातें नहीं पूछेगा आपसे। तो यहां पर तो दोनों ही 1 डिग्री है। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो ये आपके सामने बनकर आ जाएगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो ये प्रोडक्ट हमने बना लिया है। फिर रिएक्शन करवाई गई है KCN के साथ। देखिए अगर अपन बात करना चाहे, KCN के अंदर होता है CN-, CN- इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, CN- इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हैं CN- में क्या होता है? रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। तो अगर बेटा आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन के साइड से इसलिए अटैक हो जाता है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर भी आ सकता है रेजोनेंस करके, कार्बन पर भी नेगेटिव हो सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, इससे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी आसान नहीं होती है जितना आप लोग समझते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जब न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड ब्रेक करना हो, जब न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड ब्रेक करना हो, ठीक है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग में न्यूक्लियोफाइल का अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो आपका है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो आपका है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड से अटैक करता है। किसकी साइड से अटैक करता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? कार्बन। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा अटैक। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी साइनाइड। मेजर प्रोडक्ट जो आपके सामने बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? साइनाइड बनकर आएगा। ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड भी बनता है, बट दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि बनता ही नहीं है, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाया है कि भाई अगर कार्बन की साइड से अटैक हुआ तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और नाइट्रोजन की साइड से हुआ तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन। तो उसका एक्सप्लेनेशन सही है, वो थोड़ा सा अलग लेवल पर बातें कर रहा है। वो एक ही प्रकार से बात कर रहा है कि भाई साहब जहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं तो बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब रिएक्शन करवाई गई है SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये पहले इसको किसके अंदर रिड्यूस करता है बताइए?
अगर अपन बात करें तो ये रिड्यूस हो जाता है कुछ इस प्रकार से, यहां पर ये रिड्यूस हो जाएगा इमीन के अंदर। क्लियर, ये पहले इमीन में रिड्यूस हो जाता है, फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं H3O+ के साथ, तो यहां पर आपके सामने बन जाता है एल्डिहाइड। तो ये आपने क्या किया है, साइनाइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर लिया है। एनसीईआरटी में पहचानी है, रिएक्शन दी हुई है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एल्डिहाइड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स में दिया हुआ है। उसके बाद आपने रिएक्शन करवाया है OH- इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, OH- इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऑक्सीजन वाला बेस यानी कि OH- या RO- और एल्डिहाइड आपको दिखाई दे जाए विद अल्फा H, देन गो फॉर एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन। हीट दिया हुआ है, देन वी विल गो फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ध्यान रहे, एक से तो अल्फा H हटाने हैं और दूसरे से ऑक्सीजन हटा लेना है। ये ट्रिक लगभग हर स्टूडेंट को मालूम होता है, तो यहां से हम प्रोडक्ट बनाएंगे सीधा ही। क्लियर, पेपर डिस्कशन है तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको रिकॉल करवाता रहूंगा। तो ये आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बनकर आया है दैट विल बी एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद रिएक्शन करवाई गई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो, ध्यान रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड को किसी स्पेसिफिक कंडीशंस पर रिड्यूस करता है, बट वो स्पेसिफिक कंडीशंस हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, समझिए, फालतू में कंफ्यूज मत होइए। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर ये रिड्यूस होता है, बट दो स्पेसिफिक कंडीशंस आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो आप तो ये रखो कि नॉन पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, पोलर पाई बॉन्ड को, जो इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, इसको निपटा देगा और क्या बना देगा, अल्कोहल। क्या बना देगा हमारे सामने, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। ये बनकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर, सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये रिडक्शन ध्यान रखना मेरे भाई, ये रिडक्शन ध्यान रखना। आप एल्डिहाइड कहां कहां से बना सकते हो, आप साइनाइड के रिडक्शन से बना सकते हो, आप ईस्टर के रिडक्शन से बना सकते हो। डाइबेल H के साथ डायरेक्ट आप क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्कीन इज नॉट फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। किसमें एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बनता है, यह आपको पूछा गया है। देखिए यहां पर अगर अपन हीट मेंशन कर दें तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन हीट मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी आप आंसर के साथ जा सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। आप HX कभी भी ध्यान से सुनना, अगर अपन बात करें यहां पर HX जो है वो आप HX एलिमिनेशन में इस्तेमाल में नहीं लेते। ध्यान से सुनना, HX का जो इस्तेमाल है वो एलिमिनेशन में नहीं लिया जाता, कारण क्योंकि इसका जो काउंटर पार्ट होता है, कॉन्जुगेट बेस जो होता है X-, इट्स ए पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल, तो इसको एलिमिनेशन में इस्तेमाल में नहीं लेते हम। पहले ये बात समझ लीजिए। एलिमिनेशन में अगर आप अल्कोहल में पढ़ेंगे तो कौन कौन से एसिड इस्तेमाल में लिए जाते हैं, आप H3PO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, आप H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हो, आप KHSO4 का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो सारे के सारे प्रोटिक एसिड्स हैं। कौन से हैं, प्रोटिक एसिड, जो कि कैटालिस्ट का काम करते हैं रिएक्शन। क्लियर, इनका इस्तेमाल करते हो कैटालिस्ट के तौर पर, या फिर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, ZnCl2 का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप Al2O3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है। मैं आपको बता दूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। उसमें एसिड का रोल मात्र एक कैटालिस्ट का ही होता है, तो ये भी वो कैटालिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन रिएक्शन नंबर 3 पर फोकस करें तो रिएक्शन नंबर 3 का आप प्रोडक्ट बहुत आसानी से बता सकते हैं। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, HCl के साथ। किसके साथ करवाई गई है, HCl के साथ। तो आप बताइए, सबसे पहले H+ क्या करेगा इसके ऊपर, प्रोटोनेशन। अगर इसके ऊपर प्रोटोनेशन कर दिया है तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की। पक्का, यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, वाटर। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। तो अगर प्रोटोनेशन हो गया तो OH2+ की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज ए लिविंग ग्रुप, और ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा यहां से और किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा, कार्बोकेटाइन की। क्लियर, कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बन गया है। फिर बने हुए कार्बोकेटाइन पर Cl- वापिस अटैक कर देता है, और Cl- वापिस से अटैक कर देता है
तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट के तौर पर एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यही तो मैं आपको समझा रहा था कि जब आप HX इस्तेमाल में लेते हैं तो जो X माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो सब्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है, एलिमिनेशन में विश्वास नहीं रखता। X माइनस का इस्तेमाल एलिमिनेशन में नहीं किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी एनसीईआरटी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्रोडक्ट। देखिए इनकरेक्ट प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं अगर ये वाला स्टेप आप देख रहे हो तो रिएजेंट से आपको याद आ जाना चाहिए, ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या है? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है। यहां से COOH हट जाना चाहिए था और बेंजीन बन जानी चाहिए थी, लेकिन क्या बनाया हुआ है? फिनोल। तो ये जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है, तो आंसर तो आपका चला जाएगा कौन सा? फोर्थ। लेकिन कई बार जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं बेटा तो केवल आंसर तक पहुंचाना नहीं होता है, हम आपको मैक्सिमम पार्ट एनसीईआरटी का रिवाइज करवाना चाहते हैं। जैसे ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो फिनोल की रिएक्शन CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। और इस रिएक्शन की मदद से आप COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेंजीन की ऑर्थो मतलब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर। उसके बाद आप उसका असाइलेशन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में। असाइलेशन जब आप करवाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर तो यहां पर आपके सामने एस्प्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ये कवर कर रहा है। नीचे अगर अपन बात करें तो आप जानते हैं यहां से आपके सामने एनायन आप जुगाड़ से निकाल लेते हैं, ये CO2 पर रिएक्शन करेगा और बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। लेकिन उससे आगे का जो स्टेप दिया हुआ है वो इनकरेक्ट स्टेप दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन हम कहेंगे इसको, और एनसीईआरटी के दायरे में रह के पूछा गया क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। A बनाना है और B बनाना है। द प्रोडक्ट B इज, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपको रिएक्शन किसके साथ करवानी है? एनिलीन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? NaNO2 के साथ। किसके साथ? NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नाउ यू विल फाइंड HCl इज मिसिंग, HCl इज मिसिंग। लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट आपको पता था कि यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। बेटा ऐसी मिस्टेक्स हम नीट से भी एक्सपेक्ट करते हैं, काफी बार उसने ऐसी मिस्टेक्स की है, लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां से क्लियर हो जाएगा कि यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये टेम्परेचर छपा हुआ है, यहीं से पता लगा लेते हैं वो। तो यहां पर हमारे सामने डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर? ये हमारे सामने बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस प्रकार से। इसमें भी अगर अपन सही तरीके से बात करें तो आपके सामने दिखता कुछ इस प्रकार से है, दिखता तो ये कुछ इस प्रकार से है। आपको जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है वो बीच वाले नाइट्रोजन पर दिखाई देता है, बट इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा वो बीच वाला नाइट्रोजन नहीं करता बेटा, वो किनारे वाला नाइट्रोजन करता है। ये इनफैक्ट ऐसा होता है। तो फिर सर उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया है? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे रखा। वैसे देखो अगर ये अपना लोन पेयर दे दे तो डोनर पर कैसा आएगा? प्लस, और एक्सेप्टर पर कैसा आएगा? माइनस। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा जब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? जब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? इस वाले कंपाउंड के साथ। क्लियर? तो आप देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन करने के लिए आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि ये वाले जो न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है। अगर 3 डिग्री अमीन है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करना पसंद नहीं करेगा। 3 डिग्री अगर अमीन है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करना पसंद नहीं करता है। कारण क्या है? आप देखिए अगर ये लोन पेयर देगा तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पर नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी देखा होगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब आप अमीन्स की रिएक्शन करवाते हो तो दैट वाज ए सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा नहीं से जाती है। तो वहां पर भी आपके 3 डिग्री अमीन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ये प्लस आर लगाएगा किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, और प्लस आर लगाकर बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और ये बीइंग इलेक्ट्रोफाइल या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। और आप जानते हैं मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सी पोजीशन से बनाते हैं बेटा अपन? मेजर प्रोडक्ट जो बनकर आएगा वो पैरा पोजीशन से बनकर आएगा। तो यहां पर एक डाई की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? डाई की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। तो ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और ये मेजर प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी चैप्टर अमीन से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आखिरी जो क्वेश्चन है ना वो आपको कपलिंग रिएक्शन में मिल जाएगा चैप्टर मीन में। जिस भी सर ने आपको पढ़ाया होगा कपलिंग रिएक्शन जहां पर होगी वहां पर वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये देखिए दोबारा से उसी बात पर फोकस किया गया है।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई गई। कई बार वाटर मेंशन कर देता है, कई बार वाटर मेंशन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप इसकी रिएक्शन अमाइड के साथ करवाते हो, किसके साथ करवाते हो, अमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये क्या करता है, इस CO को CS2 में कन्वर्ट कर देता है, इस CO को किस में कन्वर्ट कर देता है, CS2 में। तो यहां पर आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा क्या, एनिलीन, क्या सॉरी अमीन, माफी चाहूंगा, क्या बनकर आ जाएगा, अमीन। 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन यहां पर हमारे सामने हो जाएगी। तो यहां पर तो ये जो H एक दिया हुआ है, एक तो इसको पता नहीं क्या हुआ, यहां पर जो एक H दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, क्लियर। तो यहां पर ये क्या दिया हुआ है, अमाइड, तो अमाइड को तो किस में रिड्यूस कर देता है, अमाइड को अमीन में रिड्यूस कर देता है। और ये कीटोन दिया हुआ है, कीटोन को किस में रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, और इस पाई बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर हम सही ऑप्शन के साथ जाना चाहें तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप डिस्कस करेंगे। देखिए AlCl3 यहां पर दिया हुआ, आप जानते हैं AlCl3 यहां से किसको चुरा लेगा, Cl को, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोकेटाइन को, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर देगा। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आप लोगों के सामने यहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई है, और कार्बोकेटाइन की अगर अपन बात करें तो आप जानते हो उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स कौन दे सकता है, बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो यहां पर जो आप लोगों के सामने ग्रुप लगे हुए हैं, वो कितने ग्रुप लगे हुए हैं, गौर से देखना, यहां पर जो ग्रुप लगे हुए हैं 2 ग्रुप लगे हुए हैं। इसका तो +R लग रहा है बेंजीन पर लोन पेयर के थ्रू, और इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, -R। तो रिएक्शन इसकी वजह से नहीं हो सकती, रिएक्शन इसकी वजह से नहीं हो सकती। आप जानते हैं अगर कोई डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं करवा सकता, ठीक है। तो रिएक्शन उसके हिसाब से नहीं होगी, रिएक्शन इसके हिसाब से होगी, और उसके +R की वजह से वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। और मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो कहां से बनता है, पैरा पोजीशन से। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस OCH3 की पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब रिंग साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसाइड करने के लिए। तो रिंग साइज कहां पर बॉन्ड बनेगा, आप दिमाग में ऐसे सोचो, इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। याद रहे ये जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन बॉन्ड बनाएगा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी तो कुछ इस प्रकार से यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रहेगा OCH3, यहां पर हमारे सामने रहेगा NO2, क्लियर। और रिंग इस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से। याद रहे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था उसने रिंग के साथ बॉन्ड बनाया है, बिकॉज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, यही कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। अब आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो इसने बनाया तो है लेकिन ये ऑर्थो से बनाया है। यहां पर अगर अपन बात करें तो इसने मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या कर दी है कि आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव जो आपके सामने है चार्ज वहां पर नहीं बनाया, यहां पर अगर अपन बात करना चाहे पॉजिटिव चार्ज था, वहां से तो बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं हुई है। ये तो बहुत अजीब सा प्रोडक्ट दे दिया है, बट ये जो हमारा है वो सही आंसर है जो हम बना कर लाए हैं। सो इट वाज इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि NO2 के हिसाब से रिएक्शन क्यों नहीं हुई। आप जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, चाहे तो आप फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवाओ, चाहे तो आप फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवाओ या फिर आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाओ, दोनों ही रिएक्शन ये नहीं देता है, दोनों ही रिएक्शन ये नहीं देता है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, इसका बारे में आपको क्लास में भी जरूर बताया गया होगा, और इसको हम एज ए सॉल्वेंट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में इस्तेमाल में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड है, तो आप इसमें बड़ी आसानी से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आईओसी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की लेकर वो बेंजीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इसका -R बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। इस ग्रुप का ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ अगर आप देख पा रहे हो तो क्लियर, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है यहां पर, तो इसका केवल और केवल +I लग रहा होगा, केवल और केवल कौन सा लगेगा, +I।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और ये न्यूट्रल बेंजीन आपकी है, तो प्लस आर वालों की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव निकल कर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग एल्कोहल्स टू एल्काइल क्लोराइड्स। आई थिंक ये सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, बिकॉज इन दिस केस द साइड प्रोडक्ट्स आर गैसियस। जब आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हो तो इस रिएक्शन की स्टीरियो नीट के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां RCl बनेगा, साथ में HCl बनेगा और साथ में कौन बनेगा, SO2। तो साइड प्रोडक्ट्स आपके गैसियस होते हैं, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये एस्केप हो जाएंगे, तो आपको प्योर RCl की यहां पर फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट प्रोडक्ट आपसे पूछा गया, मतलब कौन सा इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मेजर की रिगार्डिंग बातें होती है, जब भी ऐसी बातें होती है तो प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। देखिए सोडियम के साथ आपके अल्काइल क्लोराइड्स की रिएक्शन करवाई गई है, सो दिस इज वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो प्रोडक्ट ए बनेगा वो साइक्लोपेंटेन बनेगा। यहां से X हटाकर रेडिकल बनाओगे, यहां से भी X हटाकर रेडिकल बनाओगे, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन यहां पर होगी। उसके बाद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एल्केन्स और एलोजन आ जाए तो H हटाकर X लगा दो, और जब भी मेजर पूछेगा तो Br देगा उस केस में, Cl नहीं देगा। और Br के केस में सबसे ज्यादा 3 डिग्री से बनाना है, 3 डिग्री H को हटाकर, फिर 2 डिग्री H को हटाकर, फिर 1 डिग्री H को हटाकर। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा सारे ही 2 डिग्री है, कोई सा भी हटा दो, तो जो प्रोडक्ट B आपके सामने बनकर आएगा वो ये रहेगा, 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। उसके बाद यहां पर बच्चे से मिस्टेक होने लगेगी, यहां पर उससे मिस्टेक होने लगेगी जब आप ये रिएक्शन करवाओगे। सो दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सभी लोग ध्यान देंगे भाई, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जब आप रिएक्शन करवाते हो सोडियम इथॉक्साइड के साथ या सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो उस सिचुएशन में आप यहां पर ETOH सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल में लेते हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग जिनको कंफ्यूजन वाइज क्वेश्चन है, अगर RO माइनस, ध्यान से सुनना, RO माइनस और ROH एक साथ दिए हुए होते हैं तो रिएक्शन आपका RO माइनस करेगा, ROH को इग्नोर कर देना, ROH को इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर इट इज ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या हम SN1 से जा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं यहां SN1 नहीं करवाना है, आपको E2 से जाना है। किससे जाना है? E2 से। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स के साथ ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनेगा? एल्कीन। और एल्कीन बनना चाहिए था और इसने क्या बना रखा? ईथर। तो उसने पूछा क्या है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट प्रोडक्ट ये आप लोगों के सामने रहेगा। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है ग्लूटेरिक एसिड की, ठीक है, नाम तो वही है लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अब अगर आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर Br लगा हुआ है, अब देखना आपको एक एक चीज में क्लियर कर रहा हूं। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? Na+OET-, अकेला ये दे दे, या फिर रिएक्शन इस प्रकार से करवा दे आप लोगों के सामने Na+OET-, ठीक है, और साथ में दे दे ETOH, क्या दे दे? ETOH, या फिर अकेला ETOH दे दे, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करके जाएगा। देखिए ये दोनों कंडीशंस बेटा सेम है, ये दोनों कंडीशंस क्या है? सेम। जब इथॉक्साइड आयन दिया हुआ है तो आपका अल्कोहल इथेनॉल मेंशन करे या मेंशन ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट ये एक प्रकार से आपका अल्कोहलिक वो KOH होता था, ये RO- है, अल्कोहलिक RO- है ना। तो ये आपके सामने जब भी हो OET- तो इसको इग्नोर करके रिएक्शन को करवाना है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन E2 रिएक्शन होगी और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनकर आएगा? एल्कीन। तो यहां पर जो रिएक्शन हुई है वो E2 हुई है। नीचे वाले में देखो केवल ETOH है, ओनली सॉल्वेंट you will go for SN1 और in this situation ether will be formed as a major product। तो यहां पर कौन बनेगा आपके सामने? ईथर। रिएक्शन कौन सी होगी मेरे भाई? SN1, माफी चाहूंगा, रिएक्शन कौन सी होगी? SN। क्लियर हो गया है? चलिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आप लोगों के सामने आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आपको बोला गया है यहां से यहां जाना है, ठीक है, और आपके सुटेबल रिएजेंट्स सजेस्ट करने हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले वाले रिएजेंट के साथ चलते हैं। सबसे पहले वाला रिएजेंट अगर डायरेक्ट ये इंट्रोड्यूस किया तो ये पता है क्या होता है? ये दिया हुआ है Fe+H, यानी कि Fe+HCl। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहले ही, प्रिपरेशन मेथड ऑफ
अमीन्स में पहला प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो ये NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा? NH2 में, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे नाइट्रस एसिड, देखो लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है, HNO2, तो HNO2 क्या करता है? NH2 ग्रुप को N2+ बना देता है, तो ये N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने अगर अपन बात करना चाहे CuCl के साथ रिएक्शन करवाई गई है, तो आप समझते हैं सेंड में रिएक्शन की बातें यहां पर हो रही है, N2 विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, तो यहां पर Cl भी आ जाएगा। फिर आपने रिएक्शन करवाया है KMnO4 के साथ, तो KMnO4 क्या करता है? साइड चेन ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? साइड चेन ऑक्सीडेशन करता है, और साइड चेन ऑक्सीडेशन में जो अल्काइल चेन होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वाला इसके अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां तक मामला बिल्कुल सही चल रहा है, ये दोनों बिल्कुल सही चल रहे हैं। फिर आप रिएक्शन करवा रहे हो Br2 के साथ, तो मैं आपको बता दूं ये वाला स्टेप गलत हो गया है। इसमें आप यहां तक तो बिल्कुल सही आ गए हो, यहां पर COOH भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, Cl भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाओगे, तो पहली बात अकेला Br2 रिएक्शन यहां पर नहीं कर पाएगा, अकेला Br2 यहां पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। आपको यहां पर Fe लाना ही पड़ेगा या AlCl3 लाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की मदद से क्या बनता है? Br+। क्या बनता है? Br+। क्या ये बात आपको समझ में आई? पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर मान लो आपने ये नहीं सोचा, तो अब आप देखो इसका कैसा इफेक्ट लगेगा। इसका इफेक्ट लगेगा -R, तो ये कैसा होता है? -R से मेटा डायरेक्टिंग। और हेलोजेंस में अगर अपन बात करना चाहे, डायरेक्टिंग नेचर R से देखा जाता है, कैसा इफेक्ट लगेगा? +R, सो दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो Br या तो इसकी ऑर्थो पैरा पर जाना चाहिए, क्लियर, इसके हिसाब से रिएक्शन होनी चाहिए। अगर अपन बात करना चाहे, ये भी डीएक्टिवेटिंग है, ये भी डीएक्टिवेटिंग है, अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो वीक डीएक्टिवेटिंग के हिसाब से रिएक्शन होगी, और वीक डीएक्टिवेटिंग हेलोजेंस होते हैं। तो हेलोजन के हिसाब से अगर रिएक्शन करवाओगे, तो या तो उसकी ऑर्थो पर जाना चाहिए या पैरा पर। ऑर्थो पोजीशन पर H ही नहीं है, तो फिर कहां, सॉरी पैरा पोजीशन पर, माफी चाहूंगा, पैरा पोजीशन पर H ही नहीं है, तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए थी? ऑर्थो पोजीशन पर। और ऑर्थो पोजीशन पर तो आपने Br लगाया ही नहीं है, हेलोजन की कौन सी पोजीशन पर लगा दिया है? मेटा पोजीशन पर। तो दो तरीके से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ये आपके करेक्ट आंसर के बहुत क्लोज था, ये आपके करेक्ट आंसर के बहुत ही क्लोज था। चलिए अगले से चलते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहले आपने KMnO4 को इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आप सबसे पहले KMnO4 को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, अगर आप सबसे पहले ही KMnO4 को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन कर देगा, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? COOH के अंदर। अगर और भी कार्बन होते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर NO2 आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपने रिएक्शन करवाई है किसके साथ? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। रिएक्शन करवाई है किसके साथ? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। देखो अब इनकी प्रेजेंस में क्या बनेगा? Br+, क्लियर, Br+ यहां पर बन जाएगा, Br+। अब दो ग्रुप लगे हुए हैं, इसका भी कैसा इफेक्ट है? -R, इसका भी कैसा इफेक्ट है? -R। -R से ये कैसे डायरेक्टिंग नेचर रखेंगे बताइए? -R से ये कैसे डायरेक्टिंग नेचर रखेंगे? मेटा डायरेक्टिंग नेचर रखेंगे। और दोनों में से अगर अपन बात करना चाहे तो इसका -R बहुत स्ट्रांग होता है, तो फिर जो रिएक्शन होनी चाहिए वो इसके हिसाब से होनी चाहिए, मतलब दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो इसके हिसाब से होनी चाहिए, इसके मेटा पर जाना चाहिए, जो कि यहां पर जा ही नहीं रहा है। NO2 की मेटा पोजीशन के ऊपर जा रहा है, यहां पर ये टेक्निकली हम रॉन्ग हो गए। उससे आगे फिर आगे चलोगे तो मान लीजिए आपने FeHCl से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया आपने? इसको NH2 में कन्वर्ट कर दिया, उससे आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। यहां पर Cl कहां से लाओगे? यहां पर तो Cl आप ला ही नहीं सकते, ये वाला Cl तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया है? गलत हो गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सबसे पहले आपने रिएक्शन करवाई है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe जब आप रिएक्शन करवाओगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो बताओ यहां से क्या बनेगा? Br+, पक्का? यस, +H लगेगा इसका, इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस। तो एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, रिएक्शन किसके हिसाब से होगी? एक्टिवेटिंग के हिसाब से। तो आपने इनफैक्ट मैं यहां लिख दूं इसको, तो आपने जो प्रोडक्ट बना दिया है यहां पर रहेगा CH3, यहां पर लगा दिया है Br, और यहां पर कौन है? NO2, ठीक है। उसके बाद आपने रिएक्शन करवाई है FeHCl, यानी कि Fe इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मेटल और साथ में एसिड लेते हो, ये आप जानते हैं प्रेफर्ड मेथड होता है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये आपके NO2 ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देता है? NO2 ग्रुप की अगर अपन बात करना चाहे तो ये NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देता है, ये कर दिया इसका रिडक्शन। उसके बाद रिएक्शन करवाई गई है HNO2 के साथ, तो जब आप इसमें HNO2 को इंट्रोड्यूस करोगे तो ये NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? N2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, N2+ लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर रहेगा Br, और ये बन जाएगा आपके सामने N2+, दैट इज ए लिविंग ग्रुप।
उसके बाद आपने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, CuCl के साथ। तो आप जानते हैं सेंड में रिएक्शन यहां पर हो जाएगी, CuCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये यहां से इसको हटा देगा N2 को। डाइजोनियम सोल्ट की रिप्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगी, कौन हो जाएगा, Cl यहां पर लग जाएगा। उसके बाद आपने KMnO4 को इंट्रोड्यूस करवाया है, KMnO4 आपका साइड चेन ऑक्सीडेशन करेगा और साइड चेन ऑक्सीडेशन से CH3 को COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर लगा हुआ मिलेगा Br और यहां पर लगा हुआ मिलेगा Cl। आई थिंक दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट और इस सीक्वेंस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। सो द थर्ड इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्या रहेगा हमारे सामने, करेक्ट आंसर रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, ऐसे क्वेश्चंस एम्स पूछा करता था। आ जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को निपटा के चला जाएगा ऐसा क्वेश्चन। क्लियर? ये आपके आंसर की है। तो आई थिंक ऑर्गेनिक पार्ट में 2 करेक्शंस थे जो हम सभी टीचर्स ने शेयर भी कर दिया है। ठीक है, तो आज का इतना ही मामला रहेगा। आप लोगों से उम्मीद करता हूं जल्दी ही मुलाकात होगी विक्ट्री सेलिब्रेशन के ऊपर। क्लियर? तो आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा, आपका एसएस सर आपके सामने आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर। दिस इज द FPS डिस्कशन, दैट इज फुल पेपर टेस्ट डिस्कशन ऑफ मेजर टेस्ट which was held on 28th of April 2023। स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन हम लोग जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, ये एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम के ऊपर है। सारी लाइंस एनसीईआरटी की है और अनअकैडमी की एक खास बात है कि आपको लास्ट टाइम पे पूरी एनसीईआरटी की लाइंस देती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिथियम के लिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट इलस्ट्रेट द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। मतलब कौन सा ऐसा है जो एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम को नहीं बताता, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम को नहीं बताता। बड़ा सिंपल है, देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का कंपैरेटिवली हाई होता है क्योंकि साइज छोटी होती है, और साइज छोटी होती है मतलब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से उसके लिए क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दूसरे अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में हाई होता है। बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, मस्ट सॉफ्टर, बिल्कुल गलत है। अभी तो मैंने बोला कि मस्ट सॉफ्टर कैसे हो सकता है, मस्ट हार्डर होगा वो तो, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको मालूम है कि दूसरे जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो नाइट्राइड नहीं बनाते हैं क्योंकि वो लो फाई होते हैं, उनके लिए आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है, जबकि लिथियम पॉजिटिव यानी कि Li पॉजिटिव के लिए आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू हाई होने से वो नाइट्राइड बनाते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, आयन ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड्स आर मोर हेवीली हाइड्रेटेड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको मालूम है Li पॉजिटिव की साइज छोटी होती है, Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसका मतलब उसके आयंस हेवीली हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब वाटर के लोन पेयर के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा इसका आंसर कौन सा आ गया, सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एस ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, या फिर इसको D&F ब्लॉक का भी मान सकते हैं। आंसर की मैं इसमें करेक्शन है बताता हूँ। ठीक है, देखो ये बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ Y+3 La+3 Eu+3 एंड Lu+3 विल बी। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वैसे अगर आप देखो तो ये तीनों के तीनों जो है, यानी कि ये लास्ट वाले तीनों ये कौन से हैं, ये अल्कली मेटल है, अल्काइन अर्थ मेटल है, लेंथरोइड्स आयंस है। बिल्कुल सही बोला आप सभी ने, मुझे मालूम है कि लेंथरोइड सीरीज के आयंस है। ठीक है, अब लेंथरोइड सीरीज के आयंस के लिए D&F ब्लॉक चैप्टर में एक ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपको मालूम हो तो ऐसे रेगुलरली डिक्रीज होता है। ठीक है, इसमें वही चलता है, La+3 सबसे ऊपर आता है, जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे La+3 आएगा, यू डॉट डॉट करते करते लास्ट में आ जाएगा ये ब्लू, यानी कि Yb+3 और Lu+3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, आप अगर इसको नोटिस करें तो आपको पता लग जाएगा। एक ट्रिक होती है याद रखने की लेंथरोइड्स को, सीधे पर नदियां प्रेम के समय यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये ब्लू। ठीक है, तो देखो उसी ट्रिक के हिसाब से अगर मैं करूं तो ये Lu+3 जो है वो तो लास्ट में आएगा क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी होगी। देखो ये रहा है ना, Lu+3 की साइज सबसे छोटी है जबकि La+3 की साइज बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह से आंसर कौन सा आ गया, La+3 की साइज बड़ी, Lu+3 की साइज छोटी, Eu बीच में आ गया, यूं गदगद तब्दील हुआ, और Y+3 सबसे छोटा हो गया क्योंकि ये इससे ऊपर वाले पीरियड में आता है। तो इसका आंसर थर्ड है, जो कि आंसर की में करेक्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जल्दी से। अगले क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, D&F ब्लॉक एलिमेंट्स का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट्स डाउट लाते हैं कई बार, है ना, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेट, ऑक्सीडेट का मतलब आपको मालूम है C2O4-2 होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ऑक्सीडेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, वेरी गुड, आपने सोच लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, तो CO2 बन जाएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, पहले ये ऑक्सीडेट कलरलेस था, उसको एसिडिक बनाया,
बाय एडिंग एक्सेस ऑफ एच से, ठीक है। उसके बाद टाइट्रेट किया KMnO4 के साथ, ठीक है। KMnO4 आपको मालूम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नाउ एट अ मोमेंट इफ समवन हैज एडेड लार्ज अमाउंट ऑफ KMnO4 अगेन, मतलब KMnO4 दोबारा डालने पर क्या होगा, देखो तब नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे। इसमें दो बातें आती है, अगर बाद में KMnO4 डाला तो अलग आंसर आएगा, और अगर स्टार्टिंग में KMnO4 डाल दिया तो अलग आंसर आएगा। आपको अच्छे से मालूम है कि ऑक्सलेट में एच डाला मतलब एसिडिक मीडियम हो गया, और एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है किसमें, MnO4 नेगेटिव आयन कन्वर्ट होता है Mn+2 में। इतना तो आपको मालूम होगा, 100% मालूम होगा, क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर्स हो, इतना तो आपको 100% मालूम होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में एसिडिक मीडियम में, बट क्योंकि बाद में फिर से KMnO4 डाला, इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। बचा हुआ पार्ट कौन सा, Mn+2 आयंस का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी MnO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब दो बार ऑक्सीडेशन होगा। पहले तो ये C2O4 ऑक्सीडाइज हो गया CO2 बनाएगा, और बाद में क्या होगा मालूम है, बाद में Mn+2 ऑक्सीडाइज हो गया MnO2 बना लेगा। तो इस तरह से आंसर फोर्थ आएगा, ठीक है। वैसे अगर आप देखो, अगर ये सेकंड लाइन नहीं लिखी हुई होती तब तो आंसर फर्स्ट ही आता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सीलेट आयन CO2 में जाता, और KMnO4 का जो MnO4 नेगेटिव है वो Mn+2 में जाता है। समझ में आ रहा है, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दे बेटा, वीडियो को लाइक कर दे, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए आप सभी का, हम सभी का, ठीक है। चलिए, तो ये अगर डायरेक्टली पूछता जब तो आंसर फर्स्ट आता, पर क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है, क्योंकि बाद में फिर से ऐड किया तो आंसर फोर्थ आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना, अच्छा लगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप जरूर स्टार मार्क कर दें, इसको आप बार बार पढ़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कंपाउंड X ऑफ बोरोन रिएक्ट्स विद अमोनिया ऑन हीटिंग टू गिव कंपाउंड Y व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इनऑर्गेनिक बेंजीन जिन स्टूडेंट्स को पता है उनको आंसर डायरेक्टली पता लग गया। B3N3S6 को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसका एक और नाम होता है बोराजीन या बोराजोल। यू ऑल नो दैट, है ना। मुझे पता है मुस्कुरा रहे हैं इस समय, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है आप नीट में भी इस तरह से मुस्कुराएंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 100% अनअकैडमी की दुआएं आपके साथ है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन से डायरेक्टली आंसर आ गया। वाई जो है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, मतलब वाई का फॉर्मूला होगा B3N3S6, ठीक है। ऐसा तीन ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई के बारे में पूछा है, तो ऐसा तीन ऑप्शन में लिखा हुआ है। B3N3S6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब किससे रिएक्ट करके B3N3S6 बनता है, बड़ा सिंपल है। बोरॉन का कंपाउंड है X जो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीट करने पर बना रहा है, तो ऑब्वियसली वो कौन सा होगा, B2H6 होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया, ये हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, और ये हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ जिससे आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन PYQ नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है अपने को, है ना। रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH नेगेटिव आयंस एंड बाय एडिंग, मतलब OH नेगेटिव आयन को आपको रिमूव करना है। OH नेगेटिव आयन को रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली एसिडिक डालेगी ना। अब एसिडिक डालेगी तो OH नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी, मतलब ये चीज कम हो जाएगी, और ये चीज कम हो जाएगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, जब OH आयन कम होंगे। अब एक प्रॉब्लम है, मालूम है प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसमें SO2 डाल दूं तो SO2 SO3 में कन्वर्ट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है आप सभी को, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये SO2 कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में। अगर SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब ही नहीं है इस चीज का, ठीक है। Cl-Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कैटलिस्ट नहीं रह पाएगा ना, वो रिएक्शन नहीं कर लेगा। इसका मतलब और KOS तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को OH नेगेटिव आयन को हटाना है, जोड़ना थोड़ी है, इसलिए KOS तो वैसे नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया CO2। देखो CO2 के साथ फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो CO2 होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बिल्कुल सही बोला आप सभी ने, मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट्स को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, CO2 एसिडिक होगा, ठीक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिडिक होगा, और आप सभी को मालूम है कि एसिडिक होगा मतलब बेस को रिमूव कर लेगा। ऊपर से कार्बन यहाँ पे +4 स्टेट है, हाईएस्ट स्टेट है कार्बन की यहाँ पे। अगर यहाँ पे कार्बन के हाईएस्ट स्टेट है, इसका मतलब हाईएस्ट स्टेट होने के कारण ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। जैसे SO2 ऑक्सीडाइज हो गया SO3 बना लेगा, ये कुछ नहीं बनाएगा, इसलिए आंसर CO2 आएगा। दिस वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन एंड आल्सो PYQ ऑफ नीट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये बोल रहा है 65 और 66 एटॉमिक नंबर है, तो उनका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर सेम डिफरेंट, ये सब क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल है, मेरे हिसाब से आपको पहले ही पता लग गया होगा। 65 और 66 का मतलब क्या है, लेंथरोइड या एक्टिनोइड। आपने सही सुना, आपने सही बोला, आई थिंक, है ना। दैट इज लेंथरोइड, ठीक है। और लेंथरोइड का मतलब होता है F ब्लॉक का एलिमेंट, मतलब उनका ब्लॉक फिक्स रहेगा। उसके बाद उनका पीरियड भी फिक्स रहेगा, 6th पीरियड, और साथ ही साथ आपको मालूम
उनका ग्रुप भी सेम रहेगा, थर्ड बी ग्रुप, याद है आप सभी को। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो कि इनका सेम पीरियड है और सेम ही ग्रुप है। इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको मालूम है लेंथरोइड्स है और लेंथरोइड का पीरियड नंबर 6 होता है और ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड बी, तो सेम पीरियड एज वेल एज सेम ग्रुप, ठीक है। 58 से 71 वाले लेंथरोइड होते हैं, क्या बात है, आपको तो आता है ना, मेरे बताने से पहले आपको आता था, लगता है आपकी अच्छी रैंक आने वाली है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये वाला, इनमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, है ना, किसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती, डज नॉट पोजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब किसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो वैसे ये, पर ये है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके अंदर होगी, परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसके अंदर होगी जो कि पोलर कंपाउंड होगा, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसके लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी। बट जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी उसके लिए क्या परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी, आंसर है नो, उसके लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर CS2 आ गया। मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि C डबल बॉन्ड S ये तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है और सिमेट्रिकल कंपाउंड है, मतलब इसके लिए म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई ना। अगर म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो गई मतलब इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसका मतलब ये आंसर आ गया, ठीक है। बाकी आप देखो तो NF3 के ऊपर एक लोन पेयर आ रहा है, इसमें तो डाइपोल मोमेंट होगी, मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी, तो ये आंसर हो नहीं सकता। SO2 में भी आपको मालूम है S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी एक लोन पेयर आ रहा है ना भाई, यस और नो, यहाँ पे भी एक लोन पेयर आ रहा है, मतलब ये भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रखेगा। इसी प्रकार से H2S में भी सिमेट्री है नहीं पूरी तरह से, इसका मतलब ये भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रखेगा, तो कौन रखेगा, आंसर है CS2। इजी क्वेश्चन है, इजी डिस्कशन चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ जिससे आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन के कितने होंगे। आपको मालूम है CO3-2 होता है कार्बोनेट आयन, मालूम आप सभी को। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम हो तो O के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है ना भाई कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। अब देखो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और 3 जगह डिस्प्लेस हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसका मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे 3 और इसके टोटल जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपको मालूम है, मैं बताता हूँ कितनी होगी। बड़ा सिंपल, वैसे आपको मालूम भी है ना, बहुत सारे बच्चों ने लिख भी लिया होगा या बहुत सारे बच्चों ने सोच भी लिया होगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। जिन भी रेस्पेक्टेड टीचर्स आप पढ़े उन्होंने एक फॉर्मुला बताया आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। कौन सा फॉर्मुला बताया, टोटल बॉन्ड्स इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने हैं 3, तो 4/3 आंसर आ गया। इसकी ट्रिक भी होती है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है, टोटल बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, तो 4/3, मतलब कैसे भी कर लो आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया, 3 तो होंगे इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स और जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 4/3 होगा। तो 4/3 को सॉल्व करेंगे तो 1.33 ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए, तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। इजी है, बढ़िया डिस्कशन चल रहा है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं और भी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ Mn, Fe एंड CO आर 25, 26, 27 रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स साइन इज डायमैग्नेटिक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर साल नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो आपको मालूम है VBT का क्वेश्चन है ना, और आप इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड वाली बात से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे कर सकते हैं, देखो बड़ा सिंपल है, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर वैसे आपको पता भी है 27 होता है, ठीक है। 27 और कोबाल्ट +3 स्टेट है, कोबाल्ट +3 स्टेट है मतलब D7S2 में से 3 गए और 3 गए तो D6 बच गया, आ रहा है समझ सभी को, D6 बच गया। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करवाएगा ना, और पेयरिंग करवाएगा मतलब डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। आपने सही सुना होगा, आपने सही बोला भी होगा, आई एम वेरी श्योर कि वो होगा डायमैग्नेटिक। समझ आ गया डायमैग्नेटिक कैसे होगा, ये डायमैग्नेटिक इसलिए होगा कि D6 की पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद देखो Mn यहाँ पे +3 स्टेट में, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 का मतलब D7S2, 3 गए तो D4 बच गया। और D4 में जब आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट सुनना, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे, जैसे कि इसकी स्प्लिटिंग कराते हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा। समझ आ गया। और वैसे भी आपको मालूम है कि यहाँ पे Mn के साथ Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Mn +3 में है इसलिए डायमैग्नेटिक हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Fe+3 स्टेट है, Fe+3 स्टेट है मतलब D6S2 में से फिर से 3 गए तो D5 बच गया। D5 में आपको मालूम है ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं होते, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑल ऑफ दिस भी गलत, तो आंसर आ गया फर्स्ट। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर नीट एग्जाम। अगला क्वेश्चन जल्दी करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है ये मेटलर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अनअकैडमी में हमारा ये मानना है कि मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, तो हम डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देते हैं। हम आपको फालतू डिप्रेस करने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देते, है ना। हम केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जिससे आपकी तैयारी नीट की शानदार हो जाए और आपके फ्लाइंग कलर्स के साथ रिजल्ट आए। वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ मेटलर्जी का क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो मेटलर्जी और एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लाइन टू लाइन क्वेश्चन, ठीक है।
देखो कैसे होगा, Al+3 ऑक्सीडाइज टू एल, बिल्कुल गलत है, ये तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन थोड़ी होगा, तो गलत है। उसके बाद बोल रहा है ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही लग रहा है क्योंकि आपको याद है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, क्या बोल रहा हूँ, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होती है, उसमें एनोड डूबे हुए होते हैं अंदर, ठीक है, और वो ग्रेफाइट रॉड होती है और वो ऑक्सीडाइज होकर CO बनाती है, मालूम है आप सभी को। एंड एनोड मस्ट बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये लाइन आपको मेरे हिसाब से पता होगी, NCERT की लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बात सही लग रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड, बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के चेंज नहीं होती, ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, ये भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली कौन सा सही हो गया, कौन सा सही हो गया, तो आंसर आ गया कौन सा, ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया सभी को, इस तरह के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है ये रहा, अगला क्वेश्चन है ये रहा 79 नंबर क्वेश्चन। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, डिप्रेसेंट प्रिवेंट्स सर्टेन टाइप्स ऑफ पार्टिकल टू कम टू द फ्रंट, बिल्कुल सही है। याद करो NaCN डिप्रेसेंट होता है और वो आपको मालूम हो तो ZnS को डिप्रेस कर देता है, नीचे बिठा देता है, जबकि PbS फ्रॉथ के साथ ऊपर जाता है, मतलब ये सही लग रहा है, ठीक है। अगला देखो, कॉपर मैट कंटेन्स CO2 ZnS, बिल्कुल गलत है, CO2S FeS होता है। अगला क्वेश्चन, सॉलिडिफाइड कॉपर ऑपरेट फ्रॉम द रिवर बैटरी फर्नेस हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, गलत है, CO2 नहीं SO2 होगा, CO2 थोड़ी होगा, SO2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिंक कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको याद है कि जिंक के लिए सेल्फ रिडक्शन नहीं होता, कॉपर के लिए होता है, लेड के लिए होता है, मरकरी के लिए होता है, जिंक के लिए थोड़ी होता है सेल्फ रिडक्शन, इसलिए आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2 डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे उस पर लाइट का एक्सपोजर होता है तो वो टूटता रहता है, मतलब डिकम्पोज होता रहता है, सही है ना। केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही है, ये भी डस्ट पार्टिकल भी ऐसा काम कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी H2O2 के स्ट्रक्चर में आप देखो तो लोन पे रिपल्शन होते हैं, समझ पा रहा है आप सभी को, तो वो अनस्टेबल ऑलरेडी होता है, फिर वो डस्ट पार्टिकल उसको और ज्यादा एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन कर देते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये बोल रहा है ब्लीचिंग एजेंट होता है, बिल्कुल सही, NCERT में लिखा हुआ है, परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है, हेयर ब्लीच करने के काम आता है। अगला देखो, यूज्ड एज अ मॉडरेटर, बिल्कुल गलत है, D2O होता है मॉडरेटर, H2O2 थोड़ी होता है, इसलिए आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। आई एम वेरी श्योर ये पेपर बड़ा इजी लग रहा है आपको, ठीक है। आई थिंक इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, वो आप एक बार आंसर की में देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग तो मेरे सबसे बड़े इजी होता है, नीट के पेपर के और टेस्ट सीरीज के बड़े इजी होते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन अगर आपने देख लिया तो आपको आंसर मिल जाता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। वैसे आपको मालूम है कि पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और ये पी ब्लॉक 11th NCERT का क्वेश्चन है, सिलिकॉन्स वाला टॉपिक, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, R2SiCl2, मुझे ये मालूम है कि R2SiCl2 लीनियर सिलिकेट या चेन सिलिकेट होता है, याद है आप सभी को, R2SiCl2 इज लीनियर या चेन सिलिकेट, ठीक है। इसका मतलब C का तो P आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है, C का P आएगा। अब भाई साहब दो ऑप्शन आ गए, ये गया, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही करने आपको मैच द फॉलोइंग है ना, एक एक को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एलिमिनेट करके करो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, CH3 होल थ्राइस SiOH, यानी कि R3SiCl है ना, जिसका अपन ऑक्सीडेशन जिसका अपन हाइड्रोलाइज कराएंगे और OH आ जाएगा। जैसे इसका भी हाइड्रोलाइज कराने पर OH होल ट्वाइस आता है, इसमें OH आएगा, तो अल्टीमेटली डाइमर बनेगा, याद है आप सभी को, तीन तरफ R और एक तरफ OH, तो डाइमर बनाता है। अब देखो ये डाइमर बनाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आएगा Q, यानी कि D का आंसर आएगा Q। अब D का आंसर Q, इसमें तो D का S लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया और आंसर फोर्थ आ गया, ठीक है। कर लोगे ना, और बाकी भी आप मैच द फॉलोइंग करके देख लो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, है ना। जैसे कि आप देखोगे तो ये 2D सिलिकॉन होगा और इसी प्रकार से ये क्या होगा, सिलियन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर से वही, जैसे कि मैंने कहा था मैच द फॉलोइंग तो इजीली हो ही जाते हैं, तो अपन जल्दी जल्दी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें आपको कोई अगर नॉन चीज लग रही है, कोई आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पता है पहले से, तो डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। जैसा डायमंड आपको मालूम है कांच को काटने के काम आता है, यूज्ड एज अ एब्रेसिव, तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि डी का तो पी होगा, पक्का डी का पी होगा, और ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन में डी का पी दिया हुआ है, तो वही आंसर आ गया, ठीक है। बाकी अगर आपको पता हो, वैसे ही एनसीईआरटी की लाइन से सारी तो आपको पता होना चाहिए, बाकी नहीं भी बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैच द फॉलोइंग अपन कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, जैसे कि ये जो कार्बन का फाइबर है, ये एज अ फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स होगा, ये सारे यूजेस लिखे हुए एनसीईआरटी में, और मैं जैसे कि पहले भी कहा था, अनअकैडमी में हम लोग एनसीईआरटी को फोकस करते हुए क्वेश्चंस बनाते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइंस आपको इस तरह से मिल जाएगी, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। चलिए अगला, कार्बन ब्लैक जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो कार्बन ब्लैक में ये दो तरह के हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइट वेट कंपोजिट्स
और उसके बाद लिखा हुआ है यूज्ड इन वाटर फिल्टर्स रिमूव ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, चारकोल का यूज होता है तो ऑर्गेनिक कंटामिनेटर को रिमूव करने का। तो ये आंसर आ गया इसका। तो अल्टीमेटली अपन ने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया, ठीक है ना भाई, सही है। जानबूझ के फास्ट बोल रहा हूँ जिससे कि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका जो डाउट है वो पिन पॉइंटेड अप्रोच के साथ आपका सही हो जाए, ठीक है। चलिए मैं ऐसा सौरभ शर्मा, ठीक है। चलिए तो अब इसमें अगला आता है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉलिकुलर क्रिस्टल। ये इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड स्टेट का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, मॉलिकुलर क्रिस्टल्स का मतलब होता है इनके बीच में वेन डेर वाल्स फोर्सेस हो, जैसे I2, एक I2 और दूसरा I2 के बीच में वेन डेर वाल्स फोर्सेस है, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो ये बोल रहा है जनरली सॉफ्ट, बिल्कुल सही। I2 सॉलिड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो अगला क्या बोल रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। ये तो बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होते उसमें। आपको मालूम है कि I2 के जो बॉन्ड्स होते हैं वो उनमें वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है और इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज नहीं होते, इसलिए ये बात गलत है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर नहीं, पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है। और लास्ट में लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। जैसे HCl तो पोलर है ना, पर I2 नॉन पोलर है, ऐसा अपन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आंसर आ गया सेकंड। चलिए अब बस खत्म होने का टाइम आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। ये बोल रहा है करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडेशन, ठीक है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइंस है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, एनसीईआरटी की लाइंस का। इसमें एक बड़ा फेमस है डायगोनल हाइब्रिडेशन। डायगोनल हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन होती है बेटा, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो BCl3 में sp नहीं होती, मतलब ये बात तो गलत होगी, BCl3 में तो sp2 होती। अब देखो ये क्या बोल रहा है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल प्रायर टू हाइब्रिडेशन, बिल्कुल सही है। बिना इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के भी हाइब्रिडेशन होती है, जैसे कि आपको मालूम है अमोनिया में जैसे कि बोलूं अमोनिया अगर बनेगा तो नाइट्रोजन में H2P3 कॉन्फिगरेशन होगी, है ना भाई, H2P3 कॉन्फिगरेशन होगी तो आपको मालूम है ये ऐसा होगा और ये सब मिला के sp3 बन जाएंगे, ठीक है। क्या प्रमोशन हुआ इलेक्ट्रॉन का? नहीं हुआ, तो कोई जरूरी नहीं है ना प्रमोशन होना। जैसे CH4 बनते समय कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा प्रमोट हो, इसलिए ये गलत है, ठीक है। नहीं इसलिए सही है ना, इसलिए सही है। अब ये बोल रहा है ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, बिल्कुल गलत है। कहां हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। देखो ना फुल फील्ड में तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में, समझ में आ रहा है आप सभी को? जी हाँ, ठीक है। ऑल ऑफ दीज भी गलत हो गया तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की लाइंस का क्वेश्चन था। इससे अपन ने ये जाना कि डायगोनल हाइब्रिडेशन का मतलब sp होता है, ध्यान रखना, नीट में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, जी हाँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन AR का क्वेश्चन है, असर्शनिज्म का। FeCO5 ऑर्थोमेटलिक कंपाउंड है, सब जानते हैं होता ही है क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है ऑर्थोमेटलिक कंपाउंड में मेटल कार्बन में 100% आयनिक कैरेक्टर, बिल्कुल गलत है भाई साहब। 100% आयनिक कैरेक्टर होता ही नहीं कभी मेटल कार्बन में, या 100% आयनिक कैरेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। अरे सिंपल सी बात है, 91% मैक्सिमम होता है ना CSF में, 100% तो होता ही नहीं है। तो ऑर्थोमेटलिक है, बिल्कुल सही है, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्थोमेटलिक है, ये तो सही है भाई, ये गलत है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है। चलिए बस आई थिंक लास्ट क्वेश्चंस पे आ गए अपन, ठीक है। आंसर की हो गया खत्म, है ना। चलिए थैंक यू बहुत दिन, मतलब इनफैक्ट ये मेरा पहला वीडियो है ना कोटा पल्स पे, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, है ना। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।